वेलकम टू VCR क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का, है ना, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और ये है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार, यानी कि कोई भी देश जो लोकतंत्र होता है उसका आधार क्या होता है। तो हम कहेंगे लोकतंत्र में सारी ताकत, जितनी भी ताकत होती है, किसी एक के हाथ में न केंद्रित होकर ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विकेंद्रीकृत हो जाते हैं या फिर विभाजित हो जाते हैं। और ऐसे ही हम कहेंगे लोकतंत्र का ये आधार होता है, मुख्य बिंदु होता है। अब बोले कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में हम लोग सत्ता के बंटवारे के बारे में पढ़ेंगे कि ये सत्ता किस रूप में बंटवारे होते हैं, इसको समझना है। यानी कहें तो सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता और उनके विभिन्न रूपों को समझने वाले हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि अध्याय का आधार, यानी कि हम लोग इसमें मुख्य बिंदु क्या मिलेगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका, दो ऐसे देश थे जिनमें इस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ पे समस्याएं हुई थी। और इस प्रकार से समस्याओं का समाधान बेल्जियम किस हिसाब से किया था और श्रीलंका किस हिसाब से इन समस्याओं का समाधान किया और कैसे इन समस्याओं से निपटारा पाया, और आने वाले समय में जो देश हैं वो सारे देश भी किस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाओं के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सत्ता में के बंटवारे की मांग कैसे निपटाती है। यानी कि जब कोई सत्ता की मांग कर लेता है, सब कोई ऐसे अपने अधिकार की मांग कर लेता है, तो उससे निपटाते कैसे हैं देश। महत्व की बात करें तो महत्व सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की सुचारू संचालन और कामकाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि अधिक है सत्ता की साझेदारी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है सत्ता की साझेदारी। क्यों? लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, लोकतंत्र को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही ज़्यादा यानी अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे, अगली चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेल्जियम, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बेल्जियम की कहानी क्या थी। तो बेल्जियम की यदि क्षेत्रीय बात करें, क्षेत्रीय चीज़ों के बारे में, तो कहेंगे कि बेल्जियम की स्थिति क्या थी। तो यूरोप का एक छोटा देश है जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लम्सबर्ग ऐसे लगती है। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि यूरोप के यानी कि यूरोप के जो बेल्जियम है, यूरोप का जो बेल्जियम है, ये जो देश है ये कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हम कहेंगे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लम्सबर्ग, ये सारे जो देश हैं इनके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अभी यदि बात करें कि हमारे बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है, यानी हमारा भारत के साथ तुलना करें तो हमारे भारत के क्षेत्रफल से ये आधी से भी थोड़ा अधिक है, ठीक है ना। और यदि जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे जानेंगे कि भाषाई संरचना कैसा था, भाषा कैसे बोली जाती थी। भाषाई संरचना कुल आबादी का यदि देखा जाए तो डच भाषी जो थे, डच भाषी 59%, और उसके बाद है 40% था फ्रेंच भाषी बोलने वाले, और 1% था जर्मन भाषी। तो यहाँ पे जानेंगे कि यदि फ्रांस यानी कि बेल्जियम की राजधानी, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में मैक्सिमम लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते थे और डच भाषा बोलने वाली की संख्या बहुत कम थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि राजधानी ब्रुसेल्स की स्थिति देखें तो यहाँ बिल्कुल विपरीत स्थिति थे। यानी कि यदि बात करें 80% लोग फ्रेंच भाषी थे और 20% लोग डच भाषी थे। ये कहाँ की बात हो रही है? बेल्जियम कहाँ है? तो हम कहेंगे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात हो रही है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। तनाव का कारण क्या था? तो यहाँ पे जो लोग हैं, तनाव का कारण यही था, यहाँ के लोग क्या करते थे कि डच भाषी बहुल होने के बावजूद आर्थिक विकास और शिक्षा के पीछे थे, और जिनके फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों और डच भाषी के बीच तनाव पैदा हुए।
अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे थोड़ा बातों को श्रीलंका में। अभी इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातों को समझ रहे हैं। श्रीलंका की जातीय बुनावट की बात करें तो श्रीलंका जातीय बुनावट के हिसाब से देखें तो ये हमारा भौगोलिक स्थिति में देखे तो बोला कि भारत के तमिलनाडु तट के से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय है। द्वीप का अर्थ है हम लोग जानते होंगे, द्वीप का मतलब होता है कि जिसे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वीपीय कहते हैं, द्वीप कहते हैं, है ना। तो ये हमारा एक द्वीपीय देश है, यानी कि भारत का एक द्वीपीय देश के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। प्रमुख समूह की बात करें तो यहाँ पे सिंहली लोग जो है और तमिल लोग जो है, इसमें दो प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं। तो ये 78% जो लोग हैं वो सिंहली भाषी बोलते हैं और 18% जो लोग हैं वो तमिल भाषी बोलते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। 18% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पे तमिल भी जो है, तमिल का विभाजन भी है। तमिल एक ही प्रकार के, यानी बात करें तो श्रीलंकाई मूल के ही तमिल नहीं है, बल्कि यहाँ पे तमिल जो है श्रीलंका के भी थे और भारतीय मूल के भी थे। तो यहाँ पे देखें तो श्रीलंकाई मूल के तमिल जो है 13% और हिंदुस्तान मूल के जो थे वो 5% यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण यदि बात करें तो जातीय विभिन्नताएं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जातीय विभिन्नता किसे कहते हैं। अच्छा, और एक बात, यदि आप लोगों को इस प्रकार के नोट्स यदि चाहिए और आप लोगों को यदि इस प्रकार के नोट्स की जरूरत है तो आप लोग बिना झिझक के कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जातीय विभिन्नता की बात करें, जातीय का मतलब क्या होता है, तो हम जानेंगे कि एक ऐसे समूह या फिर ऐसे सामाजिक विभाजन जिसमें यहाँ पे लिस्ट में लिख दिया है, जिसमें होना चाहिए था, ठीक है ना, जिसमें एक समूह के लोग अपनी संस्कृति, जैसे वंशावली या फिर शारीरिक बनावट के कारण खुद को एक दूसरे से अलग मानते हैं, यानी कि दूसरे से अलग मानते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, एक जात कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे तो श्रीलंका के बारे में एक एक करके विस्तार से थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम लोग बेल्जियम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। चलें, तो यहाँ पढ़ेंगे श्रीलंका। तो सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जानते हैं। श्रीलंका की जनसंख्या की स्थिति यदि बात करें, श्रीलंका तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के आबाद है। यानी की बात करें तो वहाँ श्रीलंका के उत्तरी भाग और पूर्वी भाग में श्रीलंकाई तमिल पाए जाते हैं। ठीक है, धार्मिक विविधता की बात करें, धार्मिक विविधता, तो श्रीलंका की आबादी में ईसाई समुदाय का भी 7% हिस्सा है। आप एक बात याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग हैं कौन कौन से, 74% जो लोग हैं, 74% सिंहली लोग हैं। बचा 18% जो है लोग, वो कौन है, तो ये लोग जो है, ये लोग है तमिल, है ना, ये लोग कौन सी है, तो तमिल है। अब बचा हमारे यहाँ पे 7% जो है, ये है ईसाई। यानी कुल मिला के बात करें तो श्रीलंका के आबादी में ईसाई समुदाय का भी हिस्सा 7% है, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषी बोले जाते हैं। यानी कि ये सिंहली भाषी भी बोलते हैं और तमिल भाषी भी बोलते हैं। स्वतंत्रता के बारे में यदि बात करें तो इनको स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1948। याद रखेंगे कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। ठीक है ना, तो 1947 के बाद 1948 को श्रीलंका की भी आज़ादी हुई। तो सन 1948 यानी वर्ष 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बहुसंख्यकवाद मतलब अलग अलग समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, तो बोला है कि सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। यानी कहने का मतलब है कि वो उनकी जनसंख्या ज़्यादा थे और ज़्यादा जनसंख्या सिंहलियों के होने की वजह से सिंहली चाहते थे कि हम अपने ही धर्म, अपने ही भाषा के अनुसार से पूरे के पूरे श्रीलंकाई मूल के लोग जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को मानना पड़ेगा। तो इस बात के लिए जानेंगे आप लोग कि जब कोई भी व्यक्ति हो किसी एक चीज को लेकर यदि पूरे देश में चलाने की बात हो रही है, तो ये बात नहीं है कि पूरा देश उसी के बात को सब कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे जो बात हुई बहुसंख्यकवाद कारण जो यहाँ पे बात हुई, सिंहली भाषी जो बात हुई थी, सिंहली भाषी की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग
थोड़ा सा तमिल जो लोग थे अपने ही देश में रहकर अपने आप को एक बेगानापन महसूस होने लगा। यानी कि कहने का मतलब श्रीलंका उनका अपना खुद का देश था, लेकिन फिर भी वो श्रीलंका को अपने एक बेगाना देश के रूप में भी देखने लगा। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी ना तो भाषा एक्सेप्ट की जा रही थी, ना तो उसे किसी भी प्रकार का नौकरियों में छूट था, ना ही शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रकार का छूट था। तो इस प्रकार से उन लोगों को लगने लगा कि हम ये इस देश में रहकर ही बेगाना हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखें तो बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक बल पर शासन को प्रभुत्व करने यानी प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया था। 1956 की बात करें तो 1956 का कानून जो था, बोला है कि इस कानून के तहत सिंहली एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि सिंहली भाषा को क्या कर दिया गया? राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। और इस वजह से तमिल के जो लोग थे, तमिल लोग क्या होता है, भेदभाव होना शुरू हो गया। तमिल जो है अपने आप को एक तरीके से अछूता मानने लगा, भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने लगे। विश्वविद्यालय और सरकारी ऐसे नौकरियों में ऐसे सिंहलियों का प्राथमिकता दी गई। यानी कि जहां भी विश्वविद्यालय की बात करते हैं, विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियां प्राप्त जहां करते हैं, वहां पे मैक्सिमम लोगों को जो है ना, सिंहली भाषी जो लोग हैं उन लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग मिलने लगी। बाकी जो लोग थे उन लोगों को वहां पे ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से भी सारे लोग परेशान थे। धार्मिक नीति की बात करें तो बोला गया कि यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक नीति में ये नए संविधान में प्रावधान किए गए और सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देती गई। याद रखेंगे कि बौद्ध मत को बढ़ावा इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे यदि बात करें तो ये जो सिंहली लोग थे, सिंहली लोग सबसे ज़्यादा यदि बात करें सिंहली लोग, तो सिंहली लोग धार्मिक मत की बात करें तो ये बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इसकी वजह से पूरे के पूरे श्रीलंका में सभी लोगों को बौद्ध धर्म मानने के लिए प्रेरित करने लगा, यानी कि संरक्षण करने लगा और बढ़ावा देने लगा। तमिल की प्रतिक्रिया क्या हुई? तो यहाँ पे देखेंगे सरकारी फैसले के कारण सिंहली तमिलों के यही कहते हैं ना, बेगानेपन बढ़ा और उन्हें लगा कि सरकार उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील है। आने के वो उन्होंने लगने लगा कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, हमारी भाषा को खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से उन लोगों को अपने ही देश में उन्हें अपने ही देश में एक बेगानापन अनुकूल में क्या कर रहे हैं, मेहमान जैसा लगने लगा। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हम लोग जानते हैं कि ये परिणाम इतना ज़्यादा भयानक हुआ था, भयावह हुआ था, और भयावह होगा ही तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंहली लोग जो है, सिंहली लोग किसी एक धर्म को मानकर, एक जाति को, एक भाषा को लेकर पूरे के पूरे श्रीलंका में थोपने लगा था, जिनकी वजह से सिंहली और तमिल समुदाय के बीच में यानी कि टकराव उत्पन्न हो गया। और टकराव इतना ज़्यादा उत्पन्न हुआ कि अंततः गृह युद्ध का माहौल आ गया, है ना। ये बात आप लोगों को मालूम होगा कि ये अंततः क्या हो गया, गृह युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया। ठीक है। बहुसंख्यक बात की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे समझेंगे कि यह एक ऐसा मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है। यानी बहुसंख्यक लोग जो हैं, बहुसंख्यकवाद का मतलब ये इन्होंने बताया कि बहुसंख्यकवाद का परिभाषा एक इस प्रकार से है कि यह एक ऐसी मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, किसी भी देश में जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है, वो अपने मर्जी के अनुसार से किसी भी प्रकार के नियम को लगा सकता है, चला सकता है, और अल्पसंख्यक की जरूरतों या फिर इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अल्पसंख्यक चाहे कुछ भी मान ले, कुछ भी करे, लेकिन उसे उसका कोई भी प्रकार का वैल्यू नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यक की अवहेलना की जाएगी। ऐसे बात को यहाँ पे बहुसंख्यक कहा गया है। ठीक है। श्रीलंकाई तमिल का संघर्ष कैसा रहा तो जानेंगे। श्रीलंकाई तमिलों ने राज्य भाषा, क्षेत्रीय स्वायत्ता और शिक्षा व रोजगार के सामान्य अवसरों की मांग के लिए संघर्ष किए। यानी कि उन्होंने सभी चीज़ों को बराबर अधिकार पाने के लिए उन्होंने लड़ाई करने लगे, संघर्ष करने का शुरू कर दिया। स्वतंत्र तमिल का जिसे बात करें, इलम कैसे आया तो बोलेंगे 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंकाई में स्वतंत्र तमिल से इलम बनाने की मांग के लिए कई राजनीतिक संगठन बनाए। स्वतंत्र इलम मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए
बहुत सारे संगठन बनाने लगे। गृह युद्ध का परिणाम भी हुआ था। याद होगा कि इस प्रकार से जब बातें को टकराव, जब सिंहली और तमिल के बीच में टकराव बढ़ते गया, तो टकराव बढ़ने की वजह से यहाँ पे गृह युद्ध का माहौल भी उत्पन्न हो गया था। तो ये वाला गृह युद्ध का परिणाम क्या आया? तो श्रीलंका के गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए। आप लोग जानते होंगे कि लड़ाई से हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो इसी प्रकार से श्रीलंका आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, तो गृह युद्ध का माहौल हो गया और गृह युद्ध के वजह से लगभग हजारों लोग मारे गए और कई लोग शरणार्थी बन गए। शरणार्थी मतलब दूसरे देश में जाकर बस गए, भाग गए देश से, है ना। और देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, अब जानेंगे कि ये गृह युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो गृह युद्ध का अंत यदि बात करें, चले यहाँ पे देखेंगे तो गृह युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत 2009 में हुआ। गृह युद्ध का खत्म हुआ 2009 में, इसका अंत हुआ। चले आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम के बारे में हम लोग जानते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बेल्जियम की कहानी को लेते हुए। और तब तक के लिए गुड बाय। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।